हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टीएसटी एंड पीएचटी एग्रीकल्चर का पार्ट 11, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी कैंडिडेट्स टीएसटी पीएचटी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि सीरीज के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को एक बार अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों ये वही सीरीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में अहम रोल प्ले करेगी। आप अवश्य बन सकते हैं टीएचटी एंड पीजीटी शिक्षक एग्री नॉलेज प्लस के संग। लक्ष्य रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना है सपना शिक्षक बनने का। तो आइए आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, आप लोग एग्री नॉलेज प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास की टाइमिंग की सूचना दोस्तों वहीं पर दी जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जब कभी क्विज का आयोजन किया जाता है तो क्विज भी टेलीग्राम चैनल पे ही आयोजित की जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। कजली, यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली इसका नाम क्या है? काजलली। क्या है इसका वास्तविक नाम? है काजलली, क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे चेक किया था। काजलली, एक मिनट। काजलली ये किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। किसकी है दोस्तों? भेड़ की। और इस भेड़ को सर्वाधिक कहाँ पाला जाता है? पंजाब में। भारत में कहाँ पे पाला जाता है? पंजाब में पाला जाता है। और इसके जो ज़्यादा मतलब नस्ल जो है, इस नस्ल की भेड़ें जो होती हैं ज़्यादातर कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों? पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। तो काजलली जो है किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है दोस्तों यहाँ पे। और आप लोगों को बता दें, ये जो नस्ल है भेड़ की, ये दुग्ध, मांस और ऊन तीनों के लिए इसको पाला जाता है। साथ ही साथ में इस नस्ल की सबसे ख़ास बात ये है कि ये नस्ल जो है बहुत कम समय में ये तैयार हो जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भेड़। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दुग्ध के स्रावण यानी सिक्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एल्ड्रिन, एस्ट्रोजन। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। क्योंकि दोस्तों दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, दूध उतारने के लिए जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन के लिए जो हार्मोन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क लेट डाउन के लिए जो हार्मोन प्रयोग किया जाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। वहीं पर मिल्क सिक्रेशन के लिए जो हार्मोन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नई पत्तियों का अंतःशिरा यानी क्लोरोसिस जो होती है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन। जो कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, हरिमहीनता ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो येलो कलर की पत्ती हो गई है। इसका ज़्यादातर पार्ट जो था अब ग्रीन से कैसा हो गया? येलो हो गया है। ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आयरन की कमी, यानी कि लोहे की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण दोस्तों? लोहे की कमी के कारण। ठीक है, आयरन की कमी कारण होता है। और इसकी कमी यदि निरंतर बनी रहे पौधे में तो सभी पत्तियां किस कलर की हो जाती हैं? इसी
येलोइश कलर की हो जाती है और अंततः क्या होती हैं, ये पौधे से गिर जाती हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बनारसी व गोला किसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं? आम, आंवला, बेर, बेल। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखना, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि बनारसी किसी और की भी एक किस्म होती है। वैसे बनारसी लंगड़ा आम भी आता है, लेकिन उससे यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आम साथ में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त ये दो चीज़ों की किस्म है। देखो बनारसी जो किस्म है दोस्तों, ये सिर्फ बनारसी ये किसकी है? आंवला की भी है व बेर की भी है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बनारसी के साथ में गोला भी पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को इसका जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बता ही दिया। इसमें क्या हो जाएगा? बेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेर हो जाएगा। बेर की नस्ल है बनारसी और गोला। बेर का बॉटिकल नेम दोस्तों क्या होता है? बेर, जिजीफस जिजेफस मॉरिटियाना, मॉरिटियाना। और फैमिली क्या होती है? फैमिली बताइए दोस्तों। रैमनेसी। बेर की फैमिली होती है रैमनेसी। और महत्वपूर्ण इसके इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ जो हैं कौन कौन सी हैं? अलीगंज, बनारसी, गोला, साथ में उमरान। ये कई बार पूछी गई वैराइटीज़ हैं और यही अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वहीं पे आंवला की बात कर लें दोस्तों। आंवला, इसका वानस्पतिक नाम क्या है बताइए? इम्बिलिका ऑप्सिनेल्स या फाइलेंथस इम्बिलिका? इम्बिलिका ऑप्सिनेल्स, इम्बिलिका ऑप्सिनेल्स या फाइलेंथस इम्बिलिका? फाइलेंथस इम्बिलिका। ठीक है, और फैमिली आप लोगों को पता है आंवला की फैमिली क्या होती है? यूफोरबिएसी। फैमिली क्या होती है? यूफोरबिएसी फैमिली होती है। साथ ही साथ में आप लोगों को बात कर लें, यूफोरबिएसी फैमिली होती है। और एक मिनट दोस्तों रुक जाइए। आइए दोस्तों, इम्बिलिका ऑप्सिनेल्स या फैमिली क्या थी इसकी? यूफोरबिएसी। ठीक है, और इसकी महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट वैराइटीज़। इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ इसकी कौन कौन सी होती हैं बताइए? आंवला की बलवंत, बलवंत आंवला, बनारसी, हाथी झूल, कंचन। ये इसकी महत्वपूर्ण वैरायटी हैं जो अक्सर आप लोगों की एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। आम का पता ही आप लोगों को, मैंगीफेरा इंडिका और
एनाकार्डियेसी फैमिली है। महत्वपूर्ण वैरायटियाँ पूसा केसर, दशहरी, लंगड़ा, सिंधु, आम्रपाली और एक अम्बिका होती है दोस्तों, अंबिका जो होती है इसकी किस्म, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है अंबिका। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आम की। ठीक है, आइसोपोमिया बटाटा किसका वानस्पतिक नाम है? शकरकंद का, चुकंदर का, ग्वार का, सेम का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ये दे रहे हैं बिल्कुल सही है। आइसोपोमिया बटाटा किसका वानस्पतिक नाम है? शकरकंद का। वहीं पे चुकंदर का वानस्पतिक नाम बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस। ग्वार की बात करें दोस्तों, ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? साइमोप्सिस टेट्रीगिनोलोना। आप लोग नोट कर लीजिए, साइमोप्सिस टेट्रागिनोलोना। साइनोसिप टेट्रागिनोलोना फैमिली ग्वार की आप लोगों को पता है कि इस फैमिली की है लेगुमिनेसी। ठीक है, और जो चुकंदर था, चुकंदर की क्या थी? चिनोपोडेसी। शकरकंद की बात करें तो शकरकंद की अभी बता देंगे आप लोगों को हम। और यहाँ पे सेम की नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। सेम का वर्टिकल नेम क्या होता है? डालिकस लव डालिकस लव फैमिली क्या होती है बताइए? सेम की लैम्पमिनोसी। क्या होती है दोस्तों? लैम्पमिनोसी। ये फैमिली होती है सेम की। आइए बात कर लेते हैं शकरकंद की। शकरकंद का बॉटिकल नेम आप लोगों को पता ही चल गया है, आइसोपोमिया बटाटा है। और फैमिली जो है शकरकंद की फैमिली आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉर्नओलेसी। ये फैमिली किसकी है? शकरकंद की है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी एमाइड समूह का नहीं है? एलाक्लोर, बूटाक्लोर, एट्राजिन और प्रोपेनिल। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, एलाक्लोर जो है, बूटाक्लोर है, प्रोपेनिल है दोस्तों। ये सभी एमाइड ग्रुप के खरपतवारनाशी हैं। एलाक्लोर, बूटाक्लोर, प्रोपेनिल, ये सभी एमाइड ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के हैं दोस्तों? इनको एमाइड ग्रुप में रखा गया है। वहीं पर एट्राजिन, मैट्रीब्यूजिन इत्यादि जो हैं, ये सभी प्रकाश संश्लेषण अवरोधक खरपतवारनाशी हैं। ठीक है, कैसे हैं ये सभी? एट्राजिन, मैट्रीब्यूजिन इत्यादि जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण अवरोधक हैं, जबकि एलाक्लोर, बूटाक्लोर, प्रोपेनिल जो हैं ये एमाइड ग्रुप के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, जो कि एमाइड ग्रुप का नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण अवरोधक
खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से मटर में मार्स स्पॉट दिखाई देते हैं? दोस्तों, जो मटर में मार्स स्पॉट बनते हैं वो किस तत्व की कमी के कारण बनते हैं? मान लीजिए दोस्तों, मटर की फली है, इसमें जो मटर के दाने होते हैं दोस्तों, इनमें ऐसे ऐसे धब्बे नुमा संरचना बन जाती है, इसी को मार्स स्पॉट कहते हैं दोस्तों। ये मार्स स्पॉट जो बनता है, ये इसका कारण क्या होता है, मतलब इसका तत्व, किस तत्व की कमी के कारण मार्स स्पॉट दिखाई देते हैं? आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मार्स स्पॉट डिजीज दिखाई देती है ये मटर में, ये किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण देखने को मिलता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे कम सॉलिड नॉट फैट यानी कि SNF किसके दूध में पाया जाता है? सॉलिड नॉट फैट पूछा गया है। सबसे कम सॉलिड नॉट फैट जो होता है किसमें पाया जाता है? सॉलिड नॉट फैट दोस्तों वास्तव में होता क्या है? आप लोग जानते हैं कि दुग्ध में पानी और बटर जो पाया जाता है, पानी के अलावा क्या पाया जाता है? बटर यानी कि मक्खन पाया जाता है, यानी कि वसा। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, इसके अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सॉलिड नॉट फैट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कौन सी होती है दोस्तों? लैक्टोज। प्रोटीन जो पाई जाती है दूध में, मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? सॉलिड नॉट फैट होते हैं। तो पूछा गया दूध में सॉलिड नॉट फैट जो होता है किसके दूध में सबसे कम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी, क्योंकि दोस्तों बकरी के दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सॉलिड नॉट फैट जो होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक खरपतवार नाशी है? डाइक्वाट, मेटसल्फ्यूरान, मेथाइल या कॉलिजो ब्रोमेसिल? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। जी हाँ दोस्तों, कॉलिजो जो है ये एक क्या है? माइको हर्बिसाइड, माइको हर्बिसाइड जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? माइको हर्बिसाइड क्या होते हैं दोस्तों? माइको हर्बिसाइड एक प्रकार से फंगस से तैयार किए जाने वाले खरपतवार नाशी होते हैं। माइको हर्बिसाइड क्या होते हैं? ये फंगस से तैयार किए जाने वाले क्या होते हैं? खरपतवार नाशी होते हैं, यानी कवक से तैयार किए खरपतवार नाशी होते हैं, और इन्हीं को भविष्य का खरपतवार नाशी भी कहा जाता है। इसमें जो होता है फंगस होता है, जो फंगस दोस्तों जिस कवक का प्रयोग किया जाता है पर्टिकुलर जिस मतलब खरपतवार के लिए, उस पर क्या ये उत्पन्न करते हैं? उस पर ये एक टॉक्सिक कंपाउंड उत्पन्न करते हैं, यानी कि विषाक्त यानी जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यौगिक उत्पन्न करते हैं, जो कि पर्टिकुलर क्रॉप के सेल वॉल को प्रभावित करके उस यानी कि खरपतवार को नष्ट कर देता है। और जो ये फंगस होते हैं यानी कवक होते हैं, कवक युक्त खरपतवार नाशी होते हैं, ये काफ़ी समय तक मृदा में बने रहते हैं, और भविष्य में यदि वो खरपतवार उगता है तो उस पर अटैक करके उसको ये ख़त्म कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से होते हैं? कॉलिजो जो खरपतवार नाशी से भविष्य का खरपतवार नाशी भी कहा जाता है। ये दोस्तों कॉलिजो जो होता है, इसकी खोज, कॉलिजो खरपतवार नाशी की जो खोज थी 1982 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1982 में। और खरपतवार जिसके लिए कार्य करता है, जिसको ये टारगेट करता है,
ज्वाइंट वेज खरपतवार जो होता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल ढांचे के पौधे की तरह होता है, उस पर अटैक करता है। ये खरपतवार किसमें होता है? इन राइस एंड सोयाबीन। सोयाबीन की फसल में और राइस की फसल में ज्वाइंट वेज नामक जो खरपतवार होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कॉलेजों का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है? एक फंगस आधारित हर्बिसाइड है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिवाइन भी होता है, बायोमल भी होता है और बायोपोलरिस भी होता है। ये सभी क्या हैं? माइको हर्बिसाइड के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेजो। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा लवणरोधी फसल है? इसमें से आप लोगों को बताना है मटर, नींबू, चुकंदर और राजमा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चुकंदर जो है ये लवणरोधी, ज़्यादा मतलब लवण को सहन कर सकने वाली क्रॉप होती है। इसके 4 ग्रुप होते हैं, जैसे कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती हैं? मतलब ज़्यादा लवणरोधी फसलें, यानी अधिक लवणता को सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी होती है? चुकंदर, जौ इत्यादि। वहीं पे मध्यम लवणरोधी फसलें कौन सी होती हैं? यानी कि मॉडरेट सॉल्ट मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? गेहूं है, धान है, मक्का इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा निम्न यानी कि लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? जैसे बीन्स है, मूली है इत्यादि। ठीक है, ये लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। वहीं पे कुछ संवेदनशील क्रॉप होती हैं जो कि लवणता को सहन नहीं कर सकती हैं, जैसे टमाटर, सेंसिटिव क्रॉप के अंतर्गत टमाटर है, आलू, प्याज इत्यादि जो होती हैं, ये सेंसिटिव क्रॉप के अंतर्गत रखी गई, यानी कि ये अधिक लवणता को सहन नहीं कर सकती। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा। ये हाई टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? चुकंदर। नेक्स्ट, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है स्यूडोस्टेम, राइजोम, सकर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए केले का पौधा है, मान लीजिए दोस्तों ये केले का पौधा है और ये जो यहाँ से बगल में इसके पौधे निकलते हैं, ठीक है, ये होता है स्यूडोस्टेम यानी कि आभासी तना। ये होते हैं सकर्स और ये होते हैं क्या? परकंद, कॉर्न। परकंद होते हैं जिसे मृदा के अंदर का तना भी कहा जाता है। तो ये सकर्स होते हैं, ये स्यूडोस्टेम होते हैं, जो मुख्य तना आप लोगों को ऊपर दिखता है मोटा सा,
ये होता है आभासी तना। और ट्रू स्टेम जो होता है, जो यहाँ से ये जिस पे फलियाँ लगी होती हैं दोस्तों, ये जो डंठल होता है इसी को कहा जाता है ट्रू स्टेम, यानी कि सत्य तना, ट्रू स्टेम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जो मुख्य तना आप लोगों को दिखता है ये होता है स्यूडोस्टेम, यानी कि आभासी तना। जिस पे फलियाँ लगती हैं वो जो भाग होता है डंठल वाला, वो होता है दोस्तों, क्या होता है, ट्रू स्टेम होता है। जो साइड से कल्ले निकलते हैं, टिलर्स निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम लोग सकर्स कहते हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोस्टेम। जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? जिप्सियस, जिप्सीफेरस, जिप्रोक, ये सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जिप्सियस। जिप्सियस जो होता है, जिप्सियस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनका प्राथमिक घटक क्या होता है, जिप्सम होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो होता है जिप्सम का सूत्र होता है। इसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है कितनी होती है, लगभग में 29.3% के करीब में होती है। और सल्फर की जो मात्रा होती है ये 18.6% के करीब में होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में एस्सियन की मात्रा अधिकतम होती है? बाजरा, मोठ दाल, ग्वार या ज्वार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्वार जो होती है, ज्वार, सोरगम बाइकोलर, इसका नाम क्या होता है, सोरगम बाइकोलर ज्वार। इसमें जो क्या पाया जाता है, एस्सियन पाया जाता है, एस्सियन या धूर्मिक एसिड, जो कि एक क्या होता है, विषाक्त पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, ये एक विषाक्त पदार्थ होता है जो किसमें पाया जाता है, ज्वार में पाया जाता है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, धूरिन। क्या होता है दोस्तों, धूरिन होता है। इसी को प्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रूसिक एसिड। ये किस में पाया जाता है मुख्य रूप से दोस्तों, ये मुख्य रूप से ज्वार में पाया जाता है। इसके कारण क्या होती है, ज्वार में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है और यदि पशुओं को खिलाया जाता है दोस्तों तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो ज्वार की क्रॉप है, प्रथम कटाई 45 से 60 दिन पर दोस्तों करनी चाहिए। यदि वर्षा हो जाती है तो आप पहले भी कटाई कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर भी पहले आप लोग कटाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम कटाई जो होती है इसकी 45 से 60 दिन पर होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और 50% पुष्पन होने के बाद भी इसकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोवंची खरपतवार नासी फसल से संबंधित है। गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, सरसों, तंबाकू, कपास, बरसीम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ओरोवंची जो है ये क्या है, एक पूर्ण जड़ परजीवी है। ओरोवंची जो है ये क्या है, टोटल रूट पैरासाइट। और ये किस क्रॉप को प्रभावित करता है दोस्तों, ये सोलेनेसी कुल की जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे तंबाकू है, मिर्च है, बैंगन है, आलू इत्यादि को प्रभावित करता है। वहीं पे एक होता है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जो होता है दोस्तों ये होता है सेमी रूट
पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट। ये ज्वार, मक्का, गन्ना और सूरजमुखी की जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सरसों और तंबाकू। क्या हो जाएगा, सरसों और तंबाकू, यानी कि सी। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या केंद्रक। आप लोग बताएंगे दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये मुख्यतः किसके बने होते हैं दोस्तों, इसमें आरएनए पाया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन जो होते हैं ये बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स डीएनए के आदेश के अनुसार ही दोस्तों ये आरएनए के साथ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी कि डीएनए जो होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, के आदेश के अनुसार आरएनए के साथ मिलकर क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इनको सबसे पहले किसमें देखा गया था, सेम के पौधे में देखा गया था। किसमें देखा गया था दोस्तों, सेम की जड़ों में देखा गया था, जिसे रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। वहीं पे जंतु कोशिकाओं में बात कर ली जाए तो ये 1955 में पाइलोडे ने देखा था। किसने देखा था, पाइलोडे। आइए सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। पीआरए के जनक, पीआरए के जनक पूछा गया दोस्तों कौन है। रॉबर्ट चैम्बर्स, नील्स रॉलिंग, वेन वेडवाइन, पॉल लीगन्स। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट चैम्बर। रॉबर्ट चैम्बर। पीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीआरए, पीआरए का फुल फॉर्म पहले पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ये क्या है, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। ठीक है, ये गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास में शामिल अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक क्या है, दृष्टिकोण है। ठीक है, रॉबर्ट चैम्बर्स ने 1983 में दोस्तों पीआरए यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में सबसे पहले बताया था। इसीलिए इनको रॉबर्ट चैम्बर्स को पीआरए का जनक कहा जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या कैल्शियम सल्फेट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है दोस्तों, एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। जैविक उर्वरक के रूप में जाना, जैविक उर्वरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक क्या है, कार्बनिक उर्वरक है। यूरिया क्या है, एक कार्बनिक उर्वरक है और प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला सबसे पहला उर्वरक भी यही है, यूरिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, नाइट्रेट फॉर्म में होती है। नाइट्रेट फॉर्म में होती है और ये कितने परसेंट होती है दोस्तों, 16%। कितने परसेंट होती है दोस्तों, ये 16% होती है। वहीं पे अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, इसमें नाइट्रोजन जो होती है, अमोनिया और नाइट्रेट
दोनों फॉर्म में पाई जाती है। और इसमें जो मात्रा होती है नाइट्रोजन की दोस्तों 33% होती है। कितनी होती है? 33%। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है कितने परसेंट होती है? 46% पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ऑपरेशन होल्डिंग से अभिप्राय है किसानों के स्वामित्व वाली भूमि क्षेत्र, यानी कि लैंड एरिया ओन्ड बाय फार्मर्स। किसानों द्वारा कृषि फसली क्षेत्र, यानी कि क्रॉप्ड एरिया कल्टीवेटेड बाय फार्मर। किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र, नेट लैंड एरिया कल्टीवेटेड बाय फार्मर। या फिर किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र, यानी कि लैंड एरिया लीज्ड इन बाय फार्मर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र। इसके अंदर दोस्तों वो क्षेत्र आता है जो जिस पर खेती की जाती है, चाहे कुछ ही समय के लिए उस पर खेती की जाए, वो सब किसके अंतर्गत रखा गया? ऑपरेशन होल्डिंग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सामान्य रोटी वाले गेहूँ, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिबम, जिसमें 2n इक्वल टू कितना होता है, यानी गुणसूत्र संख्या जो होती है इसकी कितनी होती है? 42। ये पूछा गया कैसी किस्म है? षटगुणित है, द्विगुणित है, चतुर्गुणित है, एक गुणित है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा षटगुणित, यानी कि 2n इज इक्वल टू कितना है? 42 है। लेकिन इसमें एक गुणसूत्र कितना होता है? 6n इज इक्वल टू 40, यहाँ पे x हो जाएगा 6x। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, जो इसका भ्रूण पोष पाया जाता है गेहूं का, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 63। कितनी होती है? 63 होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो ये ट्रिटिकम एस्टिबम गेहूँ है दोस्तों, ये सामान्यतः रोटी के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पे ड्यूरम माइक्रोनी गेहूँ जो होता है वो होता है टेट्रापोलाइट, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी 2n इक्वल टू कितनी होती है? 28 होती है। इसका प्रयोग दोस्तों सूजी जैसे सेवइयाँ इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। एक इमर गेहूँ होता है जिसका नाम ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, और ये कैसी वैराइटीज होती है? टेट्रापोलाइट। इसमें भी गुणसूत्र संख्या 2n इक्वल टू 28 होती है। और एक होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम, जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n इक्वल टू कितनी होती है? जो कि डिप्लॉयड व्हीट होती है, और इसमें गुणसूत्र संख्या 2n इक्वल टू 14 होती है। और एक दोस्तों होता है भारतीय गेहूँ, भारतीय बौना गेहूँ, उसे क्या कहते हैं? ट्रिटिकम स्पाइरोकोकम। आप लोग उसका भी नाम ध्यान रखेंगे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है प्रशासनिक, पर्यवेक्षकारी, प्राधिकारीय या उत्प्रेरकीय। बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव है, सुपरविजरी है, ऑथोरिटेटिव है, या फिर कैटालिटिक। ये कैसी होती है? कैटालाइटिक। 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 उत्प्रेरकीय। कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका कैसी होती है? उत्प्रेरकीय। ठीक है, यानी कि ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रसार क्या होता है? एक प्रकार की शिक्षा होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना। इसलिए इसका जो मुख्यतः स्वरूप होता है वो कैसा होता है? उत्प्रेरकीय यानी कैटालिटिक। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। धान, गेहूँ, मक्का। देखिए, धान, गेहूँ ये तो उथली जड़ में है। गन्ना, कुसुम, अरंडी। दोस्तों यही आंसर इसका सही हो जाएगा, बी।
क्या हो जाएगा? बी। गन्ना कुसुम अरंडी मूंगफली उथली जड़ है, इसमें प्याज और लहसुन उथली जड़ है, सब्जियां ये भी उथली जड़ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहरी जड़ प्रणाली वाला जो फसल चक्र है गन्ना कुसुम अरंडी है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओजोन परत के क्षय का कारण है वैश्विक तापमान, पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती हैं, अधिक वर्षा, अम्ल वर्षा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं दोस्तों वही क्या होती हैं? ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती हैं। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, 1987 में। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और कुछ अन्य देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वो डेट थी 16 सितंबर 1987। इसलिए 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर 1987 को, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और साथ में कुछ अन्य देशों ने इस पर साइन किया था। इसलिए कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में होता है 16 सितंबर को। इसलिए संपूर्ण विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका क्षरण के अन्य और भी कुछ कारण हैं, जैसे सीएफसी है। सीएफसी जो होती है, जो कि घरों में फ्रीज, रेफ्रिजरेटर इत्यादि का जो प्रयोग किया जाता है, एसी का प्रयोग किया जाता है, इनसे क्या निकलती है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है वो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ताजे दूध का पीएच मान होता है 6.0, 6.7, 7.2, 7.7। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान जो होता है 6.5 से 6.7 होता है। औसत की बात करें तो कितना होता है? 6.6 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, जब थनैला इत्यादि रोग से जब पशु प्रभावित हो जाता है तो ये पीएच मान जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है, और ये हो जाता है करीब में 6.7 से लेकर 7.5 तक थनैला वाली कंडीशन में। ठीक है, और वहीं पे खीस की बात कर लें तो खीस का जो पीएच मान होता है वो 5.4 से 6.4 होता है। जब कोलेस्ट्रम होता है, यानी जो खीस होती है, खीस, ठीक है, ये होता है अम्लीय। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नालियों में पाए जाते हैं, विशेषता गुणसूत्र, लाइसोसोम्स, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये पाचन एंजाइम यानी पशुओं की पाचन नालियों में पाए जाते हैं। कौन से पाचन एंजाइम? जो कि पशुओं की पाचन नालियों में पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को ही दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है बताइए? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम्स जो होते हैं दोस्तों, इन्हीं को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है आयरन, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम। ये दोस्तों आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है। इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के सेशन में यहीं तक दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो यदि चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। एग्री नॉलेज प्लस के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।